हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में, जिसे हम एम्बेडन मेयरहोफ पार्नास पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम सिंपली देखें तो इसका मतलब होता है ग्लाइको इन द सेंस ग्लूकोज एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और टूट कर पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होना, ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर आता है। सो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा पाथवे है जो कि एरोबिक और एनएरोबिक, एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनएरोबिक यानी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये हो सकता है। सो ये जो प्रोसेस है ये हमारे लिविंग सेल्स के अंदर हर कोशिका के अंदर पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का, उसके अंदर ये प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम्स हैं वो इस साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो पाथवे है ये मैच्योर आरबीसीज को भी एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो होता है, इसके रिएक्शन के थ्रू जो बनने वाले स्पेशल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बीच में बनने वाले सबस्ट्रेट जो होते हैं, ये भी कई दूसरी चीज़ों को बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। सो इनके सिंथेसिस में भी ये बीच में बनने वाले सबस्ट्रेट इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी डाइट लेते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, तो इस खाने पे कई एंजाइम जो होते हैं जीआई ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट होते हैं वो इस पर वर्क करते हैं, ताकि लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स के अंदर। सो जब हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट रिच डाइट लेते हैं तो ये स्मॉलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक होता है। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम देख रहे हैं कि जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसेकेराइड है। और ये किस तरीके से सेल के अंदर पहुंचता है और वहां पर कई सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या बिना ऑक्सीजन के इसे ब्रेक करता है और एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनता है। बट जब एनएरोबिकली, यानी जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो उस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एंड प्रोडक्ट पायरुवेट नहीं बल्कि लैक्टेट बनता है। क्योंकि पायरुवेट जो होता है ये फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके, लेकिन यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है एनारोबिक कंडीशन में। जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान पायरुवेट जो है ये फर्दर ब्रेक होके कन्वर्ट होके किस में चेंज होता है, लैक्टेट में। तो इन सारे रिएक्शन को हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर देखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो है ये 10 रिएक्शन स्टेप होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोनोसेकेराइड यूनिट है दैट इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं हेक्सोकाइनेज, और दूसरा होता है ग्लूकोकाइनेज। सो हेक्सोकाइनेज जो है ये सारे ही सेल्स के अंदर पाया जाता है, जितने भी मसल्स हैं या फिर जो भी सेल्स हमारी बॉडी में है, हर टिश्यूज की सेल में होता है। लेकिन जब ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस लिवर के अंदर होता है तो लिवर के अंदर हेक्सोकाइनेज नहीं होता है। तो उसकी एब्सेंस में यहाँ पर लिवर के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक करके कैटालाइटिक जो रिएक्शन है ये कंप्लीट करके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है ग्लूकोकाइनेज। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कैटालाइटिक रिएक्शन में इस एंजाइम की हेल्प से काइनेज एंजाइम्स जो हैं ये जनरली हेल्प करता है फॉस्फोराइलेशन में। फॉस्फोराइलेशन मीन्स यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करता है। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप किस तरीके से आएगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है ये हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल, जो एनर्जी को देता है ऐसा मॉलिक्यूल क्या है, एटीपी। सो एटीपी
यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है, जिसमें से एक फॉस्फेट रिलीज होके ग्लूकोज के कार्बन 6 पे आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिसके साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एटीपी जो है ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये होल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज जो होता है, इसमें एनर्जी जो है इस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए क्या होती है, कंज्यूम होती है, यूटिलाइज होती है। सो ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक करने के लिए और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पर जो एनर्जी लगती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। लेटर ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन के साथ में यहाँ पर क्या होता है, एटीपी जनरेशन स्टार्ट होता है। तो इस होल पाथवे के अंदर 3 फेजेस हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, सेकेंड जहाँ पर स्प्लिटिंग होती है इन कार्बन्स की, एंड तीसरा होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। सो ये फर्स्ट फेज के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग एनर्जी को कंज्यूम करते हुए। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नाउ इसकी यहाँ पर अगेन एक और इम्पॉर्टेंस है, इस होल पाथवे के अंदर 3 ऐसी रिएक्शंस होती है जो कि इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। यानी अगर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए दूसरा कोई और एंजाइम चाहिए होगा, लेकिन इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नाउ सेकेंड रिएक्शन की ओर बढ़े तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सो यहाँ पर बहुत इजी है कि दोनों जो हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आइसोमर यानी इन दोनों ही मोनोसेक्राइड के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला है दोनों का वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है एटम्स का वो यहाँ पे क्या है, डिफर है। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड ग्रुप को कैरी करता है और फ्रुक्टोज जो है ये कीटो ग्रुप को। तो यहाँ पर जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोहेक्सोस। हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन, सो फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। सो अगेन यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप है और इन 6 कार्बन ग्लूकोज को ये इसके आइसोमर फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा और दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर 6 नंबर कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। नाउ थर्ड रिएक्शन, अगेन यहाँ पर जो थर्ड रिएक्शन है वो भी क्या है, इरिवर्सिबल है। सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे जस्ट एक चेंज हुआ है कि 6 के अलावा यहाँ पे एक और नंबर ऐड हो गया है, दैट इज 1। फॉस्फेट ऑलरेडी है लेकिन इसके आगे ऐड हो गया है बिस। बिस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन फ्रुक्टोज के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे, एक कार्बन 1 पे और एक कार्बन 6 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। सो क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में गैप है, एक 1 पे है और एक 6 पे है, इसलिए हम यहाँ पे बिस फॉस्फेट कहेंगे। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा, जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, उसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सो द एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सो अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी काइनेज एंजाइम होता है तो एक काइनेज फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। फॉस्फोराइलेशन मीन्स डोनेटिंग फॉस्फेट ग्रुप। सो यहाँ पर 1,6 है, इन द सेंस यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है कार्बन 1 पे। सो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये फॉस्फेट आएगा बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी को यूज करके ये एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ट्राई से डाई में, और एक फॉस्फेट इस पे अटैच होगा, जिसके कारण ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। सो ये जो रिएक्शन होती है ये भी कैसी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सो रिएक्शन 1 एंड 3 ये कैसी है, इरिवर्सिबल। नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फर्दर ब्रेक डाउन होगा बाय द एंजाइम एल्डोलेज।
लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है, वो है एल्डोलेज, जो कि इस 6 कार्बन स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, इस 6 कार्बन स्ट्रक्चर को 2 में डिवाइड कर देगा। तो इससे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो यहाँ तक की रिएक्शन है ये आती है फेज 1 के अंदर। फेज 1 यानी इस प्रोसेस के अंदर जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूटिलाइज यानी कंज्यूम हुए हैं इस ग्लूकोज को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए। सो फर्स्ट फेज का नाम होता है दैट इज एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज। नाउ सेकेंड फेज यहाँ पे स्टार्ट होता है दैट इज स्प्लिटिंग फेज। इस स्प्लिटिंग फेज के अंदर फेज 2, स्प्लिटिंग फेज के अंदर ये 6 कार्बन फ्रुक्टोज जो है अभी 3 कार्बन स्ट्रक्चर 2 के अंदर ये कन्वर्ट होगा दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो दोनों ही स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, कंबाइन होके 6 कार्बन फ्रुक्टोज बनता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ये कीटोन ग्रुप को कैरी करता है और ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नाउ क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट है सो एक फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच होगा फॉस्फेट, एंड एक और जो फॉस्फेट है वो कार्बन 3 ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड पे अटैच होगा। नाउ क्योंकि यहाँ तक रिएक्शन जो है सिंगल टाइम हो रही थी, अब यहाँ पे क्या हो चुकी है? स्प्लिट हो चुकी है। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि इस कीटो फॉर्म को एल्डिहाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि दोनों के अंदर ही 3 कार्बन है इसलिए एंजाइम का नाम है ट्रायोस फॉस्फेट, और क्योंकि दोनों 3 कार्बन एक दूसरे के आइसोमर है इसलिए आइसोमरेज। सो द एंजाइम इज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, जो कि ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पर फर्दर ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के अंदर ग्लिसरल्डिहाइड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एंड फर्दर ये आगे रिएक्शन में पार्ट करता है, इसलिए मेजॉरिटी इस एंजाइम की हेल्प से ये जो कीटो फॉर्म है ये भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आफ्टर दिस स्प्लिटिंग फेज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के स्प्लिट होने के बाद में यहाँ पर इसका भी इसमें कन्वर्जन होने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड हमें मिलते हैं। नाउ यहाँ के बाद अब जो भी रिएक्शन है वो जस्ट क्या होगी? डबल बार रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड कितने हैं? 2। सो आई एम राइटिंग हियर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हियर, और ये कितने बनते हैं यहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल। नाउ फर्दर इस रिएक्शन को आगे कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। सो यहां तक नाम सेम है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसके आगे हम लगाएंगे डिहाइड्रोजनेज। सो इस रिएक्शन इस एंजाइम की हेल्प से ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सबस्ट्रेट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 3 ऑलरेडी इसमें दे रखा है, 1,3 यानी यहां पर एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि अगेन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, बीच में सेकंड कार्बन और है, इस वजह से यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? बिस। 1,3 बिस फॉस्फो एंड 3 कार्बन है इसलिए ग्लिसरेट। सो एक और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? बिकॉज यहाँ पर क्या होगा? जो इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सो एक और फॉस्फेट ग्रुप के इन्वॉल्व होने के कारण इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है वो कार्बन 1 पे चला जाएगा। नाउ यहाँ पर जो एंजाइम है वो है डीहाइड्रोजनेज। सो एक और जो को एंजाइम यहाँ पे जो होता है दैट इज NAD पॉजिटिव। ये को एंजाइम जो है ये रिड्यूस हो जाता है टू NADH में। सो NAD इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड ये कन्वर्ट होता है इनटू निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। सो ये NAD एक को एंजाइम है जो कि इस एंजाइम को हेल्प करता है इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। और फर्दर ये NADH जो है ये ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करता है एंड इस NADH के यूज से फर्दर क्या होती है ATP जनरेट होती है। तो इस तरीके से डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है ये NAD प्लस को NADH में रिड्यूस करता है जो कि फर्दर ATP को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस फेज, इस फेज के बाद हमारा थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें अब ग्लाइकोलाइसिस के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से अब क्या होगी एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी। नाउ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये फर्दर नेक्स्ट एंजाइम दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे नेक्स्ट जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। सो 1,3-bis था तो यहाँ पे कार्बन 1 पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो अब हट चुका है। सो इसलिए इसका नाम क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए बिस भी हट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा काइनेज एंजाइम है। नाउ यहाँ पे थर्ड फेज के अंदर क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग जो एलिमेंट है दैट इज ADP, हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट ADP जो है ये इस सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप को लेगा एंड ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइफॉस्फेट जो है ये एक फॉस्फेट ग्रुप जो कि कार्बन 1 पे था इसको लेगा एंड ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देयर बाय यहाँ पर ATP जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक फॉस्फेट ग्रुप के हटने से यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है अब ये कन्वर्ट होगा इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। सो 3 से 2 यानी सिंपली यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप कार्बन 3rd पे था वो म्यूटेट होके कार्बन 2nd पे चला जाएगा। तो इसका एंजाइम नेम भी बहुत इजी है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। सो एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। सो ये म्यूटेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को 3rd से हटा के 2nd पे शिफ्ट करेगा। तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ 2-फॉस्फोग्लिसरेट अब ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी यहां पर अब किसका फॉर्मेशन हो रहा है इनोल का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 कार्बन स्ट्रक्चर इनोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर जो एंजाइम वर्क करेगा वो है इनोलेज, क्योंकि ये इनोल को फॉर्म कर रहा है। सो द एंजाइम इज इनोलेज। सो 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। नाउ नेक्स्ट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये फाइनली कन्वर्ट होगा इनटू पाइरुवेट के अंदर। सो पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉस्फो जो है फॉस्फेट ये अब इसमें से हट रहा है। तो यहां पर जो एंजाइम नेम होगा वो क्या होगा पाइरुवेट काइनेज। अगेन काइनेज इट मीन्स ये हेल्प करता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। यानी यहां पर भी ये
एडीपी, हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल, एडीपी को एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा, जिससे ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। सो काइनेज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगा, एटीपी जनरेट होगी और फाइनल प्रोडक्ट 3 कार्बन पायरुवेट बनेगा। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ से जो ये सारी रिएक्शन है ये आती है फेज 3 के अंदर, यानी एनर्जी रिलीजिंग फेज। यहाँ पर एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से स्प्लिट हो चुका है ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये जितनी रिएक्शंस हैं ये 2 बार होगी। इसलिए मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि यहाँ पर 2 NAD प्लस जो है ये 2 NADH के अंदर कन्वर्ट होंगे, यहाँ पर 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पर 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट होंगे। सो एट द एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये फाइनली 3 कार्बन स्ट्रक्चर पायरुवेट के अंदर 2 बार फॉर्म होगा। सो दिस इज दी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो कि एरोबिक कंडीशन में होती है, क्योंकि फर्दर ये पायरुवेट जो है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है और वहां पर फिर से ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन एनएरोबिक कंडीशन में फाइनली क्या होता है कि अगेन पायरुवेट जो होता है ये चेंज होता है इनटू लैक्टेट, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। सो इस एंजाइम को हेल्प करेगा यहाँ पर बनने वाला कोएंजाइम दैट इज 2 NAD। सो यहाँ पर अगेन यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले 2 NADH कोएंजाइम मॉलिक्यूल जो है ये किसमें वापस से रीजनरेट हो जाएंगे 2 NAD प्लस के अंदर। सो यहाँ पर जो है एनर्जी और ATP जनरेट हुए थे वो वापस से लैक्टेट फॉर्मेशन के अंदर रीयूज हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ एनएरोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है ये फिर से ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टेट, जो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है इन साइटोसोल। तो जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन 1 ये इरिवर्सिबल होती है, रिएक्शन 3 इरिवर्सिबल होती है और रिएक्शन 10 भी क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। यानी इन करस्पॉन्डिंग एंजाइम से ये वापस से पहले वाले सबस्ट्रेट के अंदर बदल नहीं सकती, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी स्टेप्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। यानी दोनों ही डायरेक्शन में रन कर सकती हैं। सो ओनली रिएक्शन 1, 3rd और 10th ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल। और इन इरिवर्सिबल रिएक्शन को सपोर्ट करता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो कि बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है। और इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को फेवर करता है, यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को फेवर करता है ताकि बॉडी क्या कर सके, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हमें एनर्जी मिल सके। सो क्योंकि इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को फेवर करता है तो ये एंजाइम जो है ये इंसुलिन प्रोडक्शन के साथ में मोर एक्टिवेट होंगे, दैट इज हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। सो इन तीनों एंजाइम का एक्शन इंसुलिन से क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी तरीके से इन्हीं तीनों एंजाइम के इनहिबिटर जो होते हैं वो है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन जो होता है ये अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ग्लाइकोलाइसिस को फेवर नहीं करता है। नाउ ये तो था इसका रेगुलेशन की कैसे ग्लाइकोलाइसिस को हार्मोन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है 6 कार्बन स्ट्रक्चर, तो इसमें ओवरऑल कितनी एटीपी जनरेट होती है। तो जैसा हमने देखा फेज 1 के अंदर सबसे पहले ये एटीपी को यूज करता है फर्दर इन रिएक्शन को आगे बढ़ाने से पहले। तो यहाँ पे हम अगर फेज 1 की बात करें तो नेट 2 एटीपी यहाँ पे क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है।
देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जब 2NAD प्लस NADH के अंदर रिड्यूस होते हैं तो ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं और फर्दर ATP को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। NADH कन्वर्ट होता है इनटू ATP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज प्रोड्यूसिंग 2.5 ATP। क्योंकि यहाँ के बाद में सारी रिएक्शंस डबल बार है, 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे टोटल ATP 5 जनरेट होंगे। सो 5 ATP यहाँ पे जनरेट हो रहा है। देन इस रिएक्शन में हमने देखा 2 ATP यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर इस रिएक्शन में देखा 2 ATP यहाँ जनरेट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5, 6, 7, 8, 9 सो 9 ATP टोटली क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 2 ATP यहाँ पे इनिशियली क्या हुए हैं, कंज्यूम। सो 9 - 2 इज 7। सो एरोबिक कंडीशन के अंदर नेट ATP जो जनरेट होते हैं वो है 7। लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन की बात करें सो एनएरोबिक कंडीशन में क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट इज लैक्टेट, जिसमें यहाँ पे बनने वाले NADH को ये फिर से यूज करके NAD+ के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो ATP जनरेट हुई थी वो यहाँ पे यूटिलाइज हो चुकी होती है, इसलिए नेट ATP जो प्रोड्यूस होते हैं वो कितने हैं। सो इसे और इसे हम नहीं देखेंगे। सो नेट ATP इज 2 + 2, 4 प्रोड्यूस होती है एंड 2 यूटिलाइज होती है। सो 4 - 2 इज 2। सो एनएरोबिक कंडीशन में जो नेट ATP जनरेट हो रही है वो है ओनली 2 ATPs। सो ये था इसका एनर्जेटिक्स। तो यहाँ पर हमने डील की ग्लाइकोलाइसिस यानी एमिडन-मेहरॉफ-पार्नस पाथवे, EMP पाथवे, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एंड प्रोडक्ट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट बनते हैं। थैंक यू।